देखूं मैं तो जहां भी तू आए नजर, हाँ तेरे प्यारे का ही तो है ये असर। इस जमाने को हम भुला देंगे, प्यार क्या है बता देंगे। दिल तेरे नाम से धड़कता है, हो दिल तेरे नाम से धड़कता है। शुभ संध्या सभी दोस्तों को बहुत सारा प्यार नमस्कार। आप लोगों को स्वागत है लुसेंट की कक्षा में। तो दोस्तों आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। आज आपको आनंद ही आनंद परम आनंद का अवसर पाने वाले आप लोग, क्योंकि आज का जो हमारा यूनिट है वो है 4 और 4 में पढ़ना है क्या है तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि वैदिक सभ्यता के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है हमारा कि दोस्तों कल हमने देख लिया था क्या, सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता बोल लो या तो हड़प्पा सभ्यता बोल लो। तो मैंने उसमें ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग कर लिया था, और आज हम करेंगे बैटिंग बहुत ही प्यार से और करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं चिंतित हूँ, अब मैं चिंतित हूँगा तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। चिंतित हूँ इसलिए कि लाइक नहीं कर रहा, तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहा। कौन रोका है भाई? कौन तुमको रोका है? कौन मना कर रहा है? लाइक सब्सक्राइब दबा के करो, पढ़ाओ, शेयर करो, ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर करो, और सबको अपने दोस्तों को बताओ कि ऐसा कंटेंट कहाँ मिलने वाला है। रिसेंट का रिफॉर्मेशन इस तरह से कैटेगराइज करने की, हर शब्द का तोड़ कर किस तरह से लुसेंट से हट कर, लुसेंट यहाँ पर है तो मेरा लेवल यहाँ पर है। मैं तुमको पहला वीडियो में ही कैटेगराइज कर रहा हूँ, लेकिन जो दोस्तों जो नया जुड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारा प्ले लिस्ट में जाकर सारे वीडियो को शुरू से लेके जब तक चल रहा है उस तक देखें, तो आपको मजा आने वाला है। मजा ही के लिए तो हम तो पढ़ा रहे हैं दोस्त, तो और अदर टीचर्स भी थे, लेकिन मजा इंटरेस्ट जगाना है हमको इतिहास में, लुसेंट में किस तरह से पढ़ा जाता है। मजा नहीं आया तो हमारा पढ़ाना ही बेकार है बिल्कुल। ठीक है, तो ध्यान देना क्या पढ़ना है। तो वो पढ़ना है बहुत ही प्यारा चैप्टर का नाम है यूनिट 4 में। तो पढ़ना है क्या, वैदिक सभ्यता के बारे में। लुसेंट मेरा जो प्यारा बुक क्या है, लुसेंट, और जो हमारा लेक्चर आज का है लेक्चर है 6, और यूनिट है क्या, यूनिट है बहुत ही प्यारा यूनिट का नाम है 4 से पढ़ना है क्या, वैदिक सभ्यता के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा से समझाएंगे आप लोगों को, ऐसा ऐसा ट्रिक के साथ समझाएंगे कि कहिएगा कि क्या सर आप क्या पढ़ाते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, बताइए। आपका कमेंट ही मैं इंतजार करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। वैदिक सभ्यता की ध्यान दीजिए, वैदिक सभ्यता की जो पीरियड काल थी वो कहां से कहां तक था, तो वो 1500 बीसी से कितना था, 1000 बीसी। 15 से बीसी से लेकर 15 से बीसी से लेकर कितना था, 600 बीसी। 600 बीसी कितना किसका था, वैदिक सभ्यता का क्या था, पीरियड काल था। लेकिन वैदिक सभ्यता में लोग आए थे और लोगों का नाम था आर्य। तो आर्य आए थे कहां से, तो वो आए, ध्यान दीजिएगा। इधर हमारा था जो प्राचीन इतिहास इस प्रकार का सब, और इधर का जो एरिया पड़ता था हमारा क्या पड़ता था, पाकिस्तान। पाकिस्तान, और इधर का एरिया पड़ता था उसको बोलते थे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, इधर का जो एरिया पड़ता था इधर था पंजाब। ठीक है, तो ध्यान देना, अफगानिस्तान और पंजाब से जो हमारा जो भारत में लोग आए थे उसको बोलते थे आर्य। क्या बोलते थे, आर्य। और आर्य के द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी उसको बोलते थे वैदिक सभ्यता। ध्यान देना, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाती थी, वैदिक सभ्यता। आप लोगों को अच्छी तरह से दिल में उतर रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। आर्यों,
लेकिन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने बताया क्या, तो ध्यान देना, उसने बताया कि अब जो आर्य आए हैं भारत में वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से, अफगानिस्तान और पंजाब से नहीं आए हैं। कहां से आए हैं तो वो देख लीजिए, मैक्स मुलर ने बोला। मुलर क्या कहा था, तो इसने कहा क्या कि ये जो लोग आए थे ये आए कहां से, मध्य एशिया से आए हैं। कौन ने कहा, मैक्स मुलर ने बताया कि आर्यों द्वारा जो आए हैं वो मध्य एशिया से आए हैं। लेकिन ध्यान देना, आर्यों का जो आप लोग को बताए थे कल क्या, वैदिक सभ्यता में, तो वैदिक सभ्यता जो थी एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन सॉरी कल बताया क्या, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता किसी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता, लेकिन हमारा वैदिक सभ्यता क्या है, ये ग्रामीण सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता। और बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य कौन होते हैं, प्रधान कौन होती है, माँ। तो वहां पर माँ होते थे, उसकी समाज कैसा था, सिंधु घाटी सभ्यता की समाज था मात्र सत्तात्मक, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की समाज था मात्र समात्मक। लेकिन वैदिक सभ्यता की जो समाज होती है वो होता है क्या, पितृ प्रधान। यहाँ पर मुखिया कौन होते हैं, पिता होते हैं, पिता को माना जाता है, तो इसको बोलते थे पितृ प्रधान। पितृ प्रधान होते थे। और आर्यों की वैदिक सभ्यता में जो आर्यों की जो भाषा होती थी वो भाषा क्या थी, वो संस्कृत। ये याद कर लेना बहुत अच्छी तरह से। तो वैदिक सभ्यता को क्या बोलते थे, ग्रामीण सभ्यता। यहाँ पर वैदिक सभ्यता में प्रधान कौन होते थे, तो बोलते थे पितृ प्रधान, पिता। यहाँ की भाषा क्या थी, तो वैदिक सभ्यता की भाषा थी क्या, संस्कृत। वैदिक सभ्यता आप देखना, वैदिक सभ्यता दो वर्गों में बांट गया था। एक का नाम था ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, और एक का नाम था उत्तर वैदिक काल। क्या था, उत्तर वैदिक काल। लेकिन अब याद करना क्या, ऋग वैदिक काल का जो पीरियड काल था, वैदिक सभ्यता का पीरियड, पूरा पीरियड कहां से कहां तक था, 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी। तो इसका होगा 1500 बीसी से 1000 बीसी। 1000 बीसी कहने का तात्पर्य ये कि ये 5 साल तक शासन करेगा, अपना कार्य करेगा। और जो उत्तर वैदिक काल था वो 1000 बीसी से 600 बीसी। कहने का तात्पर्य ये हुआ हमारे दोस्तों कि ये कहां तक कार्य करेगा, ये अपना 6 वर्ष तक कार्य करेगा। तो इतनी आप लोगों को दिल और दिमाग में अच्छी तरह से उतर गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जब यहां पर आ ही गया है क्या, क्या आ गया है, ऋग वैदिक काल, तो आपको पढ़ाए थे क्या, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद पढ़ाए थे आपको, तो ये बताना कि वेद की संख्या कितनी है। वेद की संख्या क्या बताए थे, वेद की संख्या बताए थे 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और बताए थे वेदांग। वेदांग कितने बताए थे, 6। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद और व्याकरण। फिर बताए थे आपको क्या, पुराण। पुराण की संख्या कितनी, 18। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद, सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण। मतलब प्राचीन बोल लो, पुराना बोल लो, ओल्ड बोल लो, एक ही को कहते हैं, बच्चा कोई कंफ्यूज नहीं होगा। उपनिषद कितनी थी, तो 18 के बीच में डाल दो 0, कहने का तात्पर्य है 108। हमारा उपनिषद की संख्या कितनी थी, 108। तो ये क्या है, एक टोली है, और टोली को अपने साथ रखना, इसको याद कर लेना। प्राचीन वेद ऋग्वेद, नया वेद अथर्ववेद, प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। ये भी याद रखना, पेपर में बहुत ही ताबड़तोड़ अंदाजे पूछा जाता है, बिल्कुल।
अब देखते हैं क्या, तो दोस्तों ध्यान देना। अब पढ़ते हैं इसके बारे में, तो अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। ऋग वैदिक ऋग वैदिक क्या बोलते हैं उसको, ऋग वैदिक काल के बारे में जानते हैं। दो नींदों की रानी और मैं प्यार का सपना, छोड़ के मुझको जाना ना, मेरा जी नहीं लगना। तो ध्यान देना दोस्तों। अब पढ़ते हैं आर्यों के द्वारा जो प्रशासनिक सामाजिक व्यवस्था इसकी क्या थी। मैंने कहने का मतलब ये है कि इसने क्या क्या काम करता था, क्या क्या ये भोजन खाता था या पीता था, कौन से वस्त्र पहनता था, कौन आर्य, कौन से काल में, तो ऋग वैदिक काल में। मतलब वैदिक काल दो प्रकार के थे, एक था ऋग वैदिक काल और एक था उत्तर वैदिक काल। तो इसमें कौन रहते थे, आर्य रहते थे जो आए थे मध्य एशिया से या तो अफगानिस्तान और पंजाब से। तो उसके बारे में हम जानते हैं, इसका क्या थी, प्रशासनिक सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानते हैं। किसके सामाजिक व्यवस्था में, आर्यों के। तो पहला जानते किस, पहला कंसेप्ट बहुत प्यारा है, इसको बोलते थे प्रशासनिक इकाई। तो प्रशासनिक इकाई ध्यान देना, प्रशासनिक इकाई होती थी कितनी, वो होती थी 5। अब 5 में कौन कौन होता है याद करना। प्रशासनिक इकाई कितनी थी, 5। पहला था कुल बोलो या परिवार, परिवार आया तो फिर ग्राम बसेगा, ग्राम के बाद होगा तो 20 होगा तो वो होगा जन, और जन होगा तो फिर होगा राष्ट्र। पहला परिवार, कुल परिवार, ग्राम 20 और जन और राष्ट्र। क्वेश्चन आता है पेपर में क्या, कि ऋग वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई कौन है, सबसे छोटी इकाई का नाम है क्या, उसको बोलते हैं कुल या परिवार। छोटी इकाई, सबसे बड़ी इकाई पूछ दे आपसे तो बोलना राष्ट्र। लेकिन याद कर लेना, परिवार के मुखिया किसे कहते हैं, परिवार का मुखिया होता है पिता, क्योंकि पिता के बारे में पढ़ते हैं। वैसे ही वैदिक काल है तो ग्रामीण सभ्यता है, तो जो हमारे पापा होते हैं, पिता होते हैं, वो ग्राम में रहने के लिए पसंद करते हैं। लेकिन जो माता होती है, जो मम्मी होती हैं, वो कहाँ, शहर में रहने के लिए चाहती है। इसलिए पिता के बारे में चाहते हैं। जो हमारा था पितृ प्रधान था, वैदिक काल था तो पितृ प्रधान। तो ऋग वैदिक काल इसका क्या होगा, परिवार के मुखिया पिता। अब ग्राम के मुखिया कौन होते थे, ग्रामणी, ग्रामणी। और 20 में कौन, 20 वाला जहर वाला 20 नहीं, 20 एक होता था कैटेराइज के रूप में, कहने का मतलब है। तो 20 का होता था बीसपति। और जन को क्या बोलते थे, तो जन था जिसको बोलते थे, जन को क्या बोलते थे, जन का जो मुखिया होता था उसको बोलते थे राजन। जन के मुखिया क्या बोलते थे, तो जन के मुखिया को बोलते थे बहुत दोस्तों, वो बोलते थे राजन। राजन लिख लेना। और राष्ट्र जो हमारा था तो आप जानते हैं राष्ट्रपति। ऊपर में जनाता होगा तो लिख लेना क्या, कि जन के जो मुखिया होते हैं वो कहलाते हैं राजन। ये याद कर लेना, बस दिल और दिमाग में आप लोगों को अच्छी तरह से उतर रहा है। अगर नहीं उतर रहा है तो उतारने का कोशिश कीजिए, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा, आपको अच्छी तरह से इन्फॉर्म करूंगा कि कैसे कैसे तोड़ के बता रहा हूँ। इतने याद कर लेना 5 गो। लेकिन एक लड़का है जो कमेंट करके बताया, क्या नाम है, राहुल कुमार, वो बोला है सर क्वेश्चन किस तरह से पूछता ऑब्जेक्टिव। तो समझो, सुनो, ध्यान देना सभी दोस्तों। पूछेगा कि ऋग वैदिक काल की सबसे छोटी इकाई, तो वो परिवार। ऋग वैदिक काल की सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र। इसको सजा दो आरोही क्रम में, तो फिर कौन, कुल, ग्राम, 20, जन, राष्ट्र। फिर प्रशासनिक इकाई जो होती है उसकी दूसरा में, ऋग वैदिक काल की प्रशासनिक इकाई दूसरा में कौन आता है, तो ग्राम। पहला में कौन आता है, तो वो कुल। लिखो लो ऑब्जेक्टिव लिखो, ऑब्जेक्टिव का मीन्स तुम लिख लो। दूसरा जो हमारा है वो क्या है, रत्नी। रत्नी कौन होती थी, तो रत्नी जो होती थी, रत्नी ऋग वैदिक काल में अधिकारी होती थी।
और अधिकारी, अधिकारी कौन 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 अधिकारी? तो एक का नाम था, वो ध्यान देना, सूत, एक का नाम था कमादी, और एक का नाम था रथकार। क्या नाम था? कमादी का एक समूह रत्नी कहलाता था। और रत्नी किसे कहते थे? तो अधिकारी को कहते थे। सूत, कमादी और रथकार ये अधिकारी होते थे, लेकिन इसका एक समूह पूरा रत्नी कहलाता था। रत्नी की संख्या होती थी 12, ये भी याद कर लो। तीसरा हमारा क्या है? तीसरा हमारा है गुप्तचर। गुप्तचर तो ऋग वैदिक काल में गुप्तचर किसे कहते हैं? तो एक को कहते हैं पूरब, और एक होता है इसको बोलते थे अस्पष्ट। राहुल ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव की तुम बात किया समझना। ऋग वैदिक काल में अस्पष्ट किसे कहते हैं? तो मेरा बच्चा बोलेगा किसे कहते हैं? गुप्तचर को। पूरब किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं गुप्तचर को। लेकिन पूरब जो होता था वो दुर्गपति का देखभाल करता था, और जो हमारा बीस था आसपास था वो जनता की गतिविधियों को, जनता की गतिविधियों का देखभाल करता था। ये भी मीन्स आपको ऐसा से आज हो गया है। और हमारा जो तीसरा है उसको बोलते थे क्या? बाजपति। और पांचवा हमारा है क्या? याद कर लेना, उग्र। ये भी याद कर लो बहुत अच्छे तरीका से। जो बाजपति होता था ऋग वैदिक काल में उसे क्या बोलते थे? उसे बोलते थे गोचर भूमि का अधिकारी। गोचर भूमि का अधिकारी। गोचर भूमि का अधिकारी किसे कहते थे? बाजपत को। और उग्र किसे कहते थे ऋग वैदिक काल में? तो उग्र कहते थे जो अपराधियों को पकड़वाने का काम करता था। अपराधियों को पकड़वाने का कार्य जो कार्य करता था उसे क्या बोलते थे? उसे बोलते थे उग्र। ये आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया। और ध्यान देना, जो हमारा 6 में है क्या बोलते हैं? इसको वर्ण व्यवस्था। वर्ण बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, क्या बोलते थे? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था क्या होती थी? तो आपको बताए होंगे क्या? ध्यान दीजिएगा, आपको जब पढ़ा रहे थे वेद, तो वेद में बताए थे बहुत ही प्यारा कंसेप्ट ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद में आप लोगों को बताए थे बहुत ही प्यारा कि जो हमारा ऋग्वेद उसमें 10 मंडल है। तीसरा मंडल को कहते हैं सूर्य तथा सावित्री को समर्पित है। 7वां मंडल बताएंगे, आइए चलकर इसी में बताएंगे 7वां मंडल, ध्यान दीजिएगा। 9वां मंडल सौंदर्यता का निवास। 8वां मंडल हस्तलिखित देखा तो खीर खिलाखिर करते थे। 10वां मंडल में पूरे सूक्त था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आ जाता है। उसी प्रकार से जो वर्ण व्यवस्था होती थी नहीं, वो इसी को क्या कहते थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, क्या कहते हैं? शूद्र। ये याद कर लेना। मतलब वर्ण व्यवस्था की क्या होती थी? तो याद करने का तात्पर्य ये करना क्या कि जो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए उसे बोलते थे ब्राह्मण, जो ब्रह्मा की भुजाओं से पैदा हुए थे उसे बोलते थे क्षत्रिय, जो ब्रह्मा के जांघों से पैदा हुए होते थे उसे बोलते थे वैश्य, और जो ब्रह्मा के चरण से पैदा हुए उसे बोलते थे क्या? शूद्र। तो सबसे मेन पॉइंट इसमें क्या मानना? शूद्र। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बच्चा अपने आप को छोटा नहीं मानेगा, क्योंकि कोई पंडित हो या कोई IAS हो, वो अपना संस्कार पैर से बदलता है। कोई भी बड़ा हो पैर छूता है। तो शूद्र का पहचान है पैर। पैर सबसे बड़ा होता है मुख से भी। अगर मुख से कोई गलती बोल, लेकिन पैर से गलती कभी नहीं बोल सकते दोस्तों, तो ध्यान देना। वर्ण व्यवस्था की होती थी व्यवसाय, बिजनेस। मतलब तो क्या करते थे बिजनेस? तो ब्राह्मण थे तो घर में जाकर पूजा पाठ शादी विवाह कर पाते थे। क्षत्रिय क्या करते थे? तो युद्ध की लड़ाई करते थे। वैश्य क्या करते थे? व्यवसाय व्यापार करते था। और शूद्र
शूद्र बहुत ही नेक था, दिलदार था। ये क्या था, शूद्र क्या करता था वो ध्यान देना। तो शूद्र जो धर्म की देखभाल पालन पोषण करता था। शूद्र दोस्तों अगर जिंदगी मिली है तो ज्यादा ज्यादा लोगों को देखभाल और क्या करना चाहिए, प्यार देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, पालन पोषण अच्छी तरह से करना चाहिए, देखभाल सेवा करना चाहिए। धर्म की सेवा ज्यादा ज्यादा में ही करेंगे कि आप लोग धर्म की सेवा करो, किसी का भी सेवा करो, बहुत अच्छी तरह से सेवा करो। तो शूद्र का यही उल्लेख था कि धर्म की सेवा करता था। ये अच्छी तरह से आप लोगों को आज हो गया, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या देखते हैं, तो 5 सामाजिक व्यवस्था के बारे में जाने और आगे देखते हैं ऋग वैदिक काल की। अब जानते हैं क्या कि जो ऋग वैदिक काल में आर्यों का प्रिय पदार्थ क्या था। प्रिय पदार्थ था वो था, बहुत ही प्यारा नाम था, सोम रस। और सोमरस क्या चीज का बना होता था, तो वो बना होता था क्या, वनस्पति का। ध्यान देना। और 8वां में क्या है, हमारा बहुत ही प्यारा कंसेप्ट से आज करना दोस्तों। ऋग वैदिक काल की होती थी संस्था। क्या होती थी, संस्था। और संस्था क्या होती थी, तो वो एक होती थी सभा और एक होती थी समिति। ये क्या होती थी, ऋग वैदिक काल में होती थी संस्था। 9 में क्या करना, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। मनुष्य द्वारा सबसे पहले खोजी गई धातु थी क्या, तांबा। तांबा थी। और आपको बताया था कल सिंधु घाटी सभ्यता में क्या, आज इसमें पढ़े थे, आदि ऐतिहासिक काल में 1520 से लेकर कितना, बोल दीजिए, 1500 से 20 नहीं बताए थे कि सॉरी 2500 से BC से, ये बताए 2500 BC से लेकर कितना 1500 BC। इसमें क्या बताए थे कि इसमें क्या पढ़ना था, आदि ऐतिहासिक काल के बारे में। आदि ऐतिहासिक काल के बारे में। तो इसमें बताए होंगे क्या कि इसमें जो धातु खोजा गया था वो खोजा गया था क्या, कांसा धातु। तो ऋग वैदिक काल में जो धातु खोजी गई थी वो क्या थी, लोहा। सबसे पहले खोजी गई धातु धातु क्या थी, धातु वो था लोहा। सॉरी लोहा। लेकिन ऋग वैदिक काल में लोहा को लोहा नहीं कहते थे। लोहा को क्या कहते थे, तो लोहा को कहते थे श्याम अयस्क। श्याम अयस्क, श्याम अयस्क। और तांबा, और तांबा को ऋग वैदिक काल में क्या बोला जाता था, उसको बोलते थे लोहित अयस्क। अब हमारा बच्चा यहाँ पर बहुत ही कंफ्यूज, अगर पेपर में आता कि ऋग वैदिक काल में लोहा को क्या कहते थे तो सब बच्चा मारता लोहित अयस्क। लेकिन नहीं बच्चा, लोहित तांबा को बोलते लोहित अयस्क और लोहा को बोलते श्याम अयस्क। श्याम अयस्क और लोहित अयस्क में जमान रश्मि का फर्क पड़ जाता है, इसलिए अच्छी तरह से ध्यान देना। लोहित अयस्क, श्याम अयस्क, तांबा, इस तरह से जा कब ना मिले, बताए थे तुमको कि जातक बौद्ध, आगम जैन। इसी प्रकार से लोहा कभी नहीं मिलेगा, लोहा लोहित अयस्क नहीं होगा, लोहा श्याम अयस्क, तांबा लोहित अयस्क। अच्छी तरह से दिल में उतर गई होगी। और ध्यान देना, सबसे पहले क्या थी, सबसे पहले खोजी गई धातु किसके द्वारा, आर्यों के द्वारा ऋग वैदिक काल में। और ध्यान देना इसमें क्या ध्यान देगा, सबसे ध्यान, इसमें था अमाजु। अब अमाजु किसे कहते हैं, तो ऋग वैदिक काल में जो वर्तमान में किसी लड़की की शादी नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, कुमारी है। लेकिन ऋग वैदिक काल में कहते थे जो जीवन भर अविवाहित रहती थी, क्या रहती थी, जीवन भर अविवाहित स्त्री को, जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री को क्या कहते थे, उसको कहते थे अमाजु। ये भी याद कर लेना,
और क्या करेगा, ध्यान देना मेरे दोस्तों, ऋग वैदिक काल में जो प्रमुख देवता होते थे, क्या होते थे, देवता, आर्यों के जो देवता होते ऋग वैदिक काल में देवता क्या बोलते थे, इंद्र। इंद्र इंद्र क्या थे, देवता थे ऋग वैदिक काल में। और 12 तो क्या करेगा, इसका पशु क्या था, प्रमुख पशु, तो वो था घोड़ा। ये भी याद कर लो, क्वेश्चन में आता पेपर में। और याद क्या करेगा बच्चा, तुम याद ध्यान देना, इसमें वस्त्र पहनते थे, और यो वस्त्र पे क्या पहनते थे, तो वो पहनते थे 3 वस्त्र, बहुत ही प्रमुख था। एक का नाम था वास, एक का नाम था अधिवास, एक का नाम था उष्णीर। लेकिन एक पेपर में क्वेश्चन बहुत ही प्यारा आता है कि ऋग वैदिक काल में निवि किसे कहते हैं, तो जो आर्य जो अंदर में कपड़ा पहनते थे, क्या अंदर में पहनने वाले वस्त्र को, अंदर में पहनने वाले वस्त्र को क्या कहते थे, निवि कहते थे। तो इतनी बात आपको दिल और दिमाग में अच्छी तरह से उतर गया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो ये याद कर लेना, बहुत ही ताबड़तोड़ अंदाज में। मजा आ रहा है, मेरा कंसेप्ट ये दोस्तों क्या है, मजा आना। अगर मजा नहीं आएगा तो मेरा पढ़ाना ही व्यर्थ है, ठीक है दोस्तों। तो ज्यादा मजा आ रहा है दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कि तो सर मजा आ रहा है, नहीं तो हम चिंतित हो जाते हैं। वीडियो को शेयर नहीं होगा चिंतित, और हम चिंतित होंगे तो हम पढ़ा नहीं पाएंगे, तो आपका कंटेंट नहीं मिल पाएगा। आपका मास्टर इस तरह से रिफॉर्म कर रहा है, जो को बारीकी रूप से बता रहा है, हर पॉइंट तोड़ कर बता रहा है, तो आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, सिर्फ लाइक दबाइए और वीडियो ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए कि इस तरह से रिफॉर्म किया जाता है ल्यूसेंट का। आप ध्यान दीजिए दोस्तों, आप क्या जानते हैं ऋग वैदिक काल की दर्शन और संस्थापक, दर्शन एवं संस्थापक, तो याद कर लेना, बहुत ही प्यार से बता रहे हैं आप लोगों को, ध्यान देना। इधर था दर्शन, लिख लेना, इधर लिखना संस्थापक। संस्थापक तो जो हमारा पहला था, इसको बोलते थे योग्य दर्शन। अब पेपर आता कि योग्य दर्शन के संस्थापक कौन होते हैं, तो योग कौन करते हैं, बाबा रामदेव। तो बाबा रामदेव का जो वर्तमान में दवा क्या चल रहा है, पतंजलि, तो संस्थापक क्या होंगे, योग के संस्थापक पतंजलि। कंटेंट देखिए, आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसा शब्द बोलते हैं, पतंजलि। दूसरा जो हमारा दर्शन था उससे बोलते थे न्याय दर्शन। और न्याय कौन करते थे, तो न्याय करते थे कौन, बहुत ही कंसेप्चुअल बात है, तो न्याय करते थे कौन, गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म में पढ़ना है। जब गौतम बुद्ध 19 वर्ष की अवस्था में अपने क्या बोलते हैं, अपने भाई से, जब गौतम बुद्ध घर से निकल गए थे, तब उसने क्या देखा, तो उसने देखा बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति सब, और एक देखे सन्यासी। तो उसने सोचा कि ये क्या है, मैं इसका न्याय करने के लिए तत्पर थे, सन्यासी बनने की तत्पर, न्याय करेंगे कि ऐसा व्यक्ति क्या है, क्यों क्या काम कर रहा है। तो न्याय का बात करता है, तो न्याय तो करते थे गौतम बुद्ध। याद करने का सिर्फ ट्रिक बता रहे हैं कि कैसे याद किया जाता है, मुझे लटपट नहीं, किताब में लिखा हुआ है, तुम जाओ किताब जाकर पढ़ लो। लेकिन जब इस तरह से बताएंगे नहीं आपको कहानी बताकर, तो वो याद रहता है अच्छा टाइम तक। योग कौन करते थे, रामदेव बाबा, पतंजलि दवाए थे। न्याय करते हैं गौतम बुद्ध, याद कर लेना, गौतम। और हमारा तीसरा क्या है, सांख्य। सांख्य दर्शन, तो संख्या पर ध्यान दिए थे कौन, कपिल देव।
सबसे प्रथम वर्ल्ड कप जिताए थे कपिल देव जिताए हुआ था जो हमारा भारत में। जिस प्रकार हमने तो संख्या पर ध्यान दिए थे, छक्का चौका मारने के तत्पराय में थे वो, इस प्रकार से क्या हुआ तो वो हमारा वर्ल्ड कप जीत गए थे भारत का। तो संख्या पर ध्यान देते कौन, कपिल देव। तो सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल, याद करने का ठीक सिर्फ तरीका है दोस्त, ये सब बता रहे हैं आपको। चारवाक, चारवाक क्या था, चारवाक दर्शन, चारवाक दर्शन के खुद लिखा चारवाक ने, चारवाक दर्शन था जो उसका नाम था क्या, संस्थापक चारवाक। और पहला जो हमारा उसको बोलते थे क्या, पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा कौन थे, जैमिनी, पूर्व मीमांसा जैमिनी। और हमारा छठा में आता है उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा के संस्थापक कौन, बादरायन, बादरायन। और सातवां जो हमारा है वैशेषिक, वैशेषिक। अब वैशेषिक के संस्थापक कौन होते थे, वो होते थे कनद या बोलो उल्लू। ये याद कर लेना, बहुत ही अंदाज में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ध्यान देना, योग पतंजलि, न्याय गौतम करते थे, सांख्य पर ध्यान देते, संख्या पर कौन देते ध्यान, कपिल देव, कपिल। चारवाक के चारवाक, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा, उत्तर बादरायन। क्वेश्चन पूछा जाता है पहले और उत्तर देते हैं हम बाद में, मतलब क्वेश्चन रहता था पहले पूछा जाता है और उत्तर हम देते हैं बाद में। तो मतलब उत्तर मीमांसा बादरायन बाद में। वैशेषिक कनाद, कनकन में वैशेषिक धर्म बसा हुआ है, मतलब कनकन में कनकन में क्या भरा हुआ है, विशेषता बढ़ा है, विशेषता बढ़ा हुआ है। तो वैशेषिक कनद या उलूक याद कर लेना। तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। मजा तो आ रहा होगा। हाँ, राम 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 दोस्तों। लड़का है जो बोल रहा है कि राम राम सर, राम राम भैया भी बोल रहा है। इसका नाम है मुकेश कुमार, राहुल कुमार, सुनीता कुमारी, वंदना कुमारी, विक्रम कुमार, राहुल प्रकाश कुमार, विकास कुमार, मुकेश कुमार, संतोष कुमार, श्रवण, आर्यन राउंड। बहुत ही प्यारा प्यारा नाम है दोस्तों। तो इस प्रकार से वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सिर्फ इसी तरह से कंटेंट देंगे आपको। और आगे क्या पढ़ेंगे तो ऋग वैदिक काल की, क्या ध्यान देना, ऋग वैदिक काल की काले नदियां के बारे में जानेंगे कि कौन सा नदी का नाम प्राचीन में क्या है और वर्तमान में उस नदी का नाम क्या है। तो वो इसका सब लिखना, आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान देना, ऋग वैदिक काल की कालीन नदियां। तो नदियां इधर लिखना क्या, प्राचीन, इधर लिखना क्या, वर्तमान नदी। तो ध्यान देना दोस्तों, बहुत ही प्यार से प्यारा कंसेप्ट क्या है तो वो ध्यान देना। इधर है प्राचीन, इधर है वर्तमान। एक नदी का, पहला नदी का नाम भी बहुत प्यार से बोलते हैं परुसनी। और परुसनी को वर्तमान क्या बोलते हैं, वर्तमान में बोलते हैं रावी। तो परुसनी और रावी के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिसको बोलते थे दशराग युद्ध। दशराग युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो वो हुआ था राजा सुदास और 10 जन के बीच में। मतलब 10 जन सुदास, 10 दशराग युद्ध। मतलब दशराग युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो राजा सुदास के बीच में 10 जन थे। लेकिन एक लड़का जो मुकेश कुमार बोल रहा है कमेंट करके कि सर आप कैसे पता लगाएं कि दशराग युद्ध परुसनी नदी के बीच में हुआ है, इसको वर्तमान में रावी नदी बोलते हैं।
तो दोस्तों अगर जब ऋग्वेद जो पढ़ाए थे ऋग्वेद, तो ऋग्वेद के 7वां मंडल में, याद कर लेना, ऋग्वेद के 7वें मंडल में यह उल्लेख है, क्या उल्लेख है? उल्लेख है कि दशराग युद्ध हुआ था। ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेख है। जैसे जिस प्रकार से सोम देवता का उल्लेख 9वां मंडल में, उसी प्रकार से दशराग युद्ध का उल्लेख किस मंडल में मिलता है? तो वो मिलता है, पेपर में बहुत अच्छी तरह से पूछा जाता है कि दशराग युद्ध का उल्लेख कौन से मंडल में मिलता है। तो हमारा बच्चा बताएगा क्या कि दशराग युद्ध का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। बहुत ही प्यारा। दूसरा नदी का ध्यान देना, दूसरा नदी का नाम आस्कनी, और आस्कनी का वर्तमान में नाम क्या होता है? उसको बोलते चिनाब नदी। चिनाब का प्राचीन नाम आस्कनी। और तीसरा में जो हमारा है बहुत ही प्यारा सतुतरी को बोलते हैं सतलज, वर्तमान में सतलज। और चौथा में हमारा बहुत ही प्यारा नाम है सदानीरा। सदानीरा का वर्तमान में क्या बोलते हैं? गंडक। और गंडक को प्राचीन में बोलते हैं सदानीरा। और पांचवा जो हमारा है बहुत ही प्यारा नाम है गोमती। गोमती को वर्तमान में बोलते हैं गोमल। और याद कर लेना 6ठा नंबर में विपाशा। विपाशा को वर्तमान में बोलते हैं व्यास नदी। और याद कर लेना वितास्ता। वितास्ता को वर्तमान में बोलते हैं क्या? झेलम। और याद कर लेना बहुत ही प्यार से 8वां जो हमारा है उसे क्या बोलते हैं? कुंभा। कुंभा को बोलते हैं वर्तमान में क्या? काबुल। क्या बोलते हैं दोस्तों? काबुल। और एक नदी का नाम है क्या? दृश्यदत्ती। दृश्यदत्ती का बोलते हैं घग्गर। क्या बोलते हैं दोस्तों? घग्गर। ये सब क्या है? ये प्राचीन नाम। घग्गर का प्राचीन नाम क्या है? दृष्टि। और दृष्टि का आधुनिक नाम बोलो या वर्तमान नाम बोलो तो वो होता है घग्गर। ये आपको अच्छे दिल और दिमाग में उतर गया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते। ये था क्या? ऋग्वैदिक काल की प्राचीन और वर्तमान नदी के नदियां, ये भी याद कर लेना। अब देखते हैं एक शब्द है दोस्तों जिसको बोलते हैं गाय। अब गाय का नाम बोलते थे क्या? ऋग्वैदिक काल में क्या बोला जाता? उसको बोला जाता अधन्या। अधन्या का मतलब होता है ना मारने योग्य। गाय को ना मारा जाता था किस काल में? तो वो मारा जाता था कौन से काल में? अधन्या को ऋग्वैदिक काल में। मतलब कहें अगर अधन्या गाय को अगर मार देता, कोई बलि कर देता, तो उसको देश विरोधी का नाम दिया जाता था, उसको देश से निकाल दिया जाता था, और नहीं तो उसको फांसी दिया जाता था। इसी कहने का तात्पर्य यही है कि गाय को क्या बोलते थे? अधन्या बोलते थे, ना मारने योग्य। तो ये भी याद कर लेना दोस्तों। तो आगे अब क्या देखते हैं? इस प्रकार से हमारा क्या होता है? ऋग्वैदिक काल समाप्त होता है। अब ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करने वाले हैं किसके बारे में? उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, ध्यान रखिए। उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल का जो पीरियड काल था वो कितना था? 1000 BC से 600 BC। ये पहला कंसेप्ट। उत्तर वैदिक काल में जो पहली नगर बनी थी, पहला नगर ईंटों का बना था। क्या बना? क्या चीज का था? ईंटों का बना। उस नगर का नाम क्या था? उसे बोलते थे कौशाम्बी। जो ऋग्वैदिक काल में जो पहला
उत्तर वैदिक काल में जो हमारा पहला नगर बना था वो किस चीज का बना था? ईंटों का। और कौन सा नगर था? तब वो था कौशाम्बी। और उत्तर वैदिक काल में होती थी आभूषण। क्या होता था? आभूषण। आभूषण दो प्रकार के होता था, एक का नाम था निष्क और एक का नाम था शतमान। क्या था? शतमान। याद करना, निष्क जब होता था उसको गले में पहनते थे, क्या करते थे? गले में पहना जाता था, ये भी याद कर लेना। और क्या क्या याद, ध्यान देना। उत्तर वैदिक काल में होते थे राजा। क्या होते थे? राजा। तो राजा होते थे तो पूरब को राजा को क्या बोलते थे और पश्चिम को राजा को क्या बोलते थे? उत्तर के राजा को क्या बोलते थे, दक्षिण के राजा को क्या बोलते थे? तो जो हमारा इधर था ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ। ये आप लोगों को अच्छी तरह पता है, ध्यान देना। जो हमारा ईस्ट में था, जो पूरब में था, पूरब के राजा को बोलते थे क्या? सम्राट। पेपर में पूछता है कि जो पूरब में, उत्तर वैदिक काल में पूरब में राजा को क्या बोलते हैं? जो हमारा पूरब में होते हैं सम्राट। पश्चिम में राजा को क्या बोलते थे? स्वराष्ट्र। स्वराष्ट्र। उत्तर में राजा को क्या बोलते थे? उसको बोलते थे विराट। विराट। और दक्षिण में राजा को बोलते हैं भोज। ये याद कर लेना, क्या बोलते हैं? भोज। लेकिन जो हमारा मध्य में होता था राजा, उसको बोलते थे, राजा को राजा ही कहते थे। ये भी याद करना अच्छी तरह से। और इसकी तुम क्या ध्यान देगा, ध्यान देना दोस्तों, इसमें होती थी संस्था। जिस प्रकार से आपने देखा क्या कि ऋग वैदिक काल में संस्था दो प्रकार, दो था, सभा और समिति। तीसरी संस्था थी एक, जिसका नाम था गोत्र। उत्तर वैदिक काल की संस्था क्या बोलते थे? गोत्र। इसके देवता क्या थे? जिस प्रकार से ऋग वैदिक काल की देवता प्रमुख थे इंद्र, इस प्रकार देवता इसका बोलते थे प्रजापति। इनके प्रमुख देवता बोलते प्रजापति। उत्तर वैदिक काल को हर को क्या कहते थे? तो हर को कहते थे सीरा। क्या कहते थे? सीरा। ये याद कर लेना, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है दोस्तों। और उत्तर वैदिक काल में होते थे क्या? महाकाव्य। तो महाकाव्य होते थे दो प्रकार, दो होता था। तो एक का प्यारा नाम बोलते थे क्या? महाभारत। महाभारत। तो महाभारत के रचयिता क्या होते थे? लेखक। उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे क्या? बहुत ही प्यारा नाम है, वेद व्यास। क्या बोलते हैं? वेद व्यास। और दूसरा जो हमारा था उसको बोलते हैं रामायण। रामायण के लेखक कौन होते हैं? वाल्मीकि। कौन होते हैं? वाल्मीकि। ये भी याद करना बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों। और ध्यान देना, भारत का जो प्राचीन नाम है क्या है? भारत का प्राचीन नाम, तो भारत का प्राचीन नाम है क्या? जय संहिता। जय भारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता। ये भी याद कर लेना, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल इस प्रकार समाप्त होता है। अब आप लोगों को इस बात का कंसेप्ट और बता जाते हैं जो पेपर में बहुत अच्छी तरह से फैल जाता है और आता है और बंदा फंसता है। लेकिन हमारा बंदा नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि हमारा पालना नहीं करता थी क्या है। जब हमारा बच्चा क्वेश्चन छोड़कर आया ये जाएगा, तो इस प्रकार से कहते हैं कि क्वेश्चन कोई छूटना नहीं चाहिए। तो लिखना क्या? ऋग वैदिक काल की देवता और संबंध के बारे में क्या पढ़ेंगे? ऋग वैदिक काल के ऋग वैदिक काल के देवता एवं संबंध। तो इधर लिखना क्या? देवता। इधर लिखना क्या? इधर संबंध। तो जो हमारा संबंध, ध्यान देना, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है 20 का 20 में, देवता और इंद्र के संबंध में। तो जो हमारा पहला देवता होते हैं वो होते हैं कौन? जो इसे आपको जो क्वेश्चन में पूछा जाता है बहुत अच्छा तरीका से वही बताते हैं, आपको ज्यादा इसको मतलब नहीं है। एक होता है, इसका नाम है कौन? आकाश का देवता, से बोलते घव होता है। घव होते देवता का संबंध क्या है? तो वो होते हैं आकाश।
आकाश का देवता। आकाश के देवता को किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं, लेकिन ये होता है प्राचीन, सबसे प्राचीन होते हैं। सबसे क्या होता है? सबसे प्राचीन होता है आकाश का देवता। और दूसरा जो हमारा है वो होता है, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, युद्ध का देवता एवं वर्षा का देवता। इंद्र एक देवता होते हैं, कौन? इंद्र। इंद्र तो बोलते हैं क्या? युद्ध का देवता, संबंध है इनका युद्ध का देवता। युद्ध का देवता बोलो या वर्षा का देवता। वर्षा का, आपसे पेपर में आता है कि वर्षा का देवता किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं इंद्र। युद्ध का देवता किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं इंद्र को। ये भी याद कर लेना। और बहुत ही प्यारा कंसेप्ट क्या है दोस्तों? तो एक का नाम होता है, बहुत ही प्यारा है, वनस्पति सोम। क्या है? सोम। सोम किसे कहते हैं? सोम कहते हैं वनस्पति देवता। वनस्पति देवता किसे कहते हैं? तो सोम को क्या कहते हैं? वनस्पति देवता किसे कहते हैं? सोम को क्या कहते हैं? वनस्पति देवता। ये भी याद कर लेना। और क्या बताएं आपको, एक और बताना चाहता हूँ, बहुत ही प्यारा है, विष्णु। विश्व के संरक्षक के देवता या जो विष्णु होते हैं, याद करना, विष्णु विश्व के संरक्षक के देवता या प्रवर्तक होते, कौन आते हैं? वो विष्णु कहलाते हैं। और जो हमारा होता है एक देवता का नाम है क्या? उषा। उषा उत्थान के देवता। उत्थान के देवता बोलो या प्रगति के देवता बोलो। प्रगति के देवता, उत्थान के देवता बोलो या क्या बोलो? प्रगति के देवता बोलो। किसे बोलते थे? ये भगवान थे उषा। भगवान को उत्थान के देवता किसे बोलते थे? उत्थान के देवता कौन था? उषा था। एक है क्या? बहुत ही मारुति। मारुति को कहते हैं आंधी। आंधी तूफान। आंधी तूफान का देवता किसे कहते हैं? मारुति को। एक होता है वरुण। तो वरुण किसे बोलते हैं? समुद्र का देवता। समुद्र का देवता, ये भी याद कर लेना। और इससे ज्यादा कोई नहीं पूछा जाता है। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट आप लोग को बता दिया। एक था अग्नि होता है, जो देवता एवं मनुष्य के बीच में मथर्स को बताता है। माने देवता और मनुष्य के बीच में कौन होता है? अग्नि। देवता एवं मनुष्य के बीच संबंध को बताता है। कैसा संबंध रहता है? तो वो प्यारा संबंध है जिसका नाम होता है, बहुत ही प्यारा लोग नाम लेते हैं, इसको बोलते हैं मध्यस्थ। क्या बोलते हैं? मध्यस्थ। ये याद कर लेना। तो मतलब कहने का तात्पर्य ऋग वैदिक काल के देवता एवं संबंध। तो देवता याद कर लेना। बहुत ही कंसेप्चुअल बात क्या है वो ध्यान देना दोस्तों। जो हमारा आकाश के देवता किसे कहते हैं? आकाश के देवता घाव को बोलते हैं। युद्ध का देवता या वर्षा का देवता किसे बोलते हैं? तो इंद्र को बोलते हैं। वनस्पति देवता किसे बोलते हैं? तो वनस्पति देवता बोलते हैं किसको? सोम को। उषा उत्थान के देवता एवं प्रगति के देवता किसे बोलते हैं? उषा को। आंधी एवं तूफान का देवता किसे बोलते हैं? मारुति को। समुद्र का देवता वरुण। देवता एवं मनुष्य के बीच में समर्थ होता है कौन? अग्नि। समुद्र का देवता वरुण, याद कर लेना। सोम वनस्पति का देवता। उषा उत्थान एवं प्रगति के देवता। इंद्र मनुष्य युद्ध के देवता। बहुत प्यारा कंसेप्ट। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आगे बढ़ना। इस प्रकार दोस्तों हमारा आज का कंटेंट समाप्त होता है, जिसको क्या बोलते थे? वैदिक सभ्यता। तो वैसे हम देख लिया, उत्तर वैदिक काल देख लिए और ऋग वैदिक काल भी देख लिए हम बहुत अच्छी तरह से। तो अगर आपको वीडियो को अच्छा लगता है तो ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बोलिए कि आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा है या बेस्ट है।
तो हमें भी मन लगेगा दोस्तों। इस प्रकार तो कह सकते हैं कि अगर आपको अच्छा लगता है तो यार आज वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कहिए अपने दोस्तों को कि ऐसा कंटेंट जीएस का सिर्फ राकेश सर के पास मिलता है। इसमें ल्यूसेंट का रिफॉर्म हो रहा है बारीकी रूप से। मैं एक भी शब्द छुपाने नहीं पाता हूँ, ज्यादा आप लोगों को देना के लिए चाहता हूँ। तो कमेंट कीजिए कहाँ पर हमारा गलती होता है, वही बताइए। मैं इतना ज्ञानी भी नहीं हूँ दोस्तों कि मैं सही भी कहीं पर देखिए गलती भी लिख देता हूँ, कहीं पर सही भी लिख देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, शुरुआत में दिक्कत होता है दोस्तों कोई भी काम करने से, लेकिन करते करते आदत बन जाएगा ना दोस्तों, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। किसी भी कोई भी काम हो, क्या कीजिएगा, दिक्कत होता है, मैनेज कर लीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा। तो हम अब लेते हैं आपसे विदा। तो विदा लेने पर ये है कि कल अब आते हैं किसमें, महाजन पद के बारे में। तो महाजन पद के बारे में आते हैं, उससे कल अपना ध्यान दीजिएगा, अपने टाइम पर आ जाइएगा। तो बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।